नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में, और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। खास मेहमान अधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानूनी विशेषज्ञ हैं और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से किसी भी विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। तो परमानंद पांडे जी, आपको इस विषय से संबंधित जानकारी दें उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। न्यूनतम वेतन से जुड़े कोई हम आपको जानकारी दे रहे हैं। परमानंद पांडे जी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 लागू हुआ था, क्यों? नेहा जी, ये जो न्यूनतम वेतन का है, जिसको मिनिमम वेजेस एक्ट भी बोलते हैं, ये 1948 में लागू हुआ था 15 मार्च को। वास्तव में इसके पीछे का कारण ये था कि तब कोई नियम कानून उसके पहले नहीं था। हालांकि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ही बन के आ गया था, लेकिन मिनिमम वेजेस कोई निर्धारित नहीं थे। जो मन में, जिसके यहाँ जो मन में आता था वो उतना ही पैसा देता था और काम कराता था। तो उसके लिए उसमें कोई किसी मजदूर को कोई सुरक्षा नहीं थी और वो मालिक के मर्जी के मुताबिक वो काम होता था। उसमें जैसा जितना चाहा उतना दिया, जितना चाहा नहीं दिया, और जब चाहा उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया। ये था 1948 के पहले की स्थिति। 1948 में ये कानून जब बना, तब ये सोचा गया कि एक्सप्लॉयटेशन, जो मजदूरों को शोषण होता है, वो उनका ना होने पाए, और जिससे कि उनको इतना कम से कम वेतन मिल सके कि जिससे उनका जीवन और उनका गुजर बसर ठीक से हो सके। देखिए, मैं 2-3 वेतन आयोग की रिपोर्ट में मेंबर रहा हूं और कई बार प्रेजेंट करने का भी मुझे मौका मिला है इस केस को। उसमें ऐसा होता है कि क्या करते हैं, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं जी। वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके मालिक लोग कह देते हैं कि आपको इतने 1000 रुपए में काम करना हो तो करिए, नहीं तो चाहिए नहीं। अच्छा, चूंकि बेरोजगारी की समस्या है, कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके कारण लोग कहते हैं चलिए जो दे रहे हैं उन्हीं के अनुसार हम काम कर लेंगे। अब इसका नाजायज फायदा मालिक लोग उठाते हैं। इसी नाजायज फायदे को रोकने के लिए कि ये न उठा सकें, ये मिनिमम वेजेस एक्ट, ये न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू हुआ 1948 में, जिससे कि कम से कम हो सके और एक रेगुलेट किया जा सके लोगों को इतनी तनख्वाह। आज भी स्थिति है, आपको बताऊं, मैं आज भी देख लीजिए तमाम सोसाइटीज में और जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, जो उनके यहाँ नियम है कि इतना से कम पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को 10,000 या 9,000 रुपए में 8 से 12 घंटे तक काम कराते हैं, 12-13 हजार रुपए में। उनको ठीक से ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति आज भी मौजूद है। उस कारण ये है कि ये ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। जो अधिकारी हैं, जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने काम को नहीं भूलते हैं, ध्यान में रखते हैं, और जो मालिक होता है इनको थोड़े से पैसे दे देता है और वो अपनी आंख मूंद लेते हैं और कर्मचारियों का शोषण होता रहता है। इस नाते मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम के लागू होने का ये था कि जिससे कि उनका शोषण न होने पाए और उनके अंदर एक नियम कानून के अनुसार उनका वेतन निर्धारित हो सके। यही बात इसके पीछे। जी। ये बताइए सर कि इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम वेतन की परिभाषा क्या है? देखिए, न्यूनतम वेतन की परिभाषा मैं आपको बताऊं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसी कमिटीज में कई बार शामिल हो चुका हूं। न्यूनतम वेतन की परिभाषा तो ये है कि आपको, पहले अंग्रेजों के जमाने में था या अभी भी 1990 के पहले, जब तक ये क्रांति नहीं हुई थी कंप्यूटर की, तब तक ये स्थिति थी कि आपको देखा जाता था सीपीआई, माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता था। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या चीज रखी जाती थी? मोटे अनाज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या जाता था? मिट्टी का तेल। आप बताइए, मिट्टी के तेल पर खाना कौन बनाता है? सरकार ने खुद ही कर दिया है कि सबके घर में हम रसोई गैस देंगे।
जब ये स्थिति आ गई है तो वेतन तरीका भी बदल चुका है। अब इन सारी चीजों को देख करके रखा जाता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उस चीज को ध्यान में रखा जाए कि क्या क्या चीजें आप उसमें पहले मोटे कपड़े का रखा जाता था, 72 गज कपड़ा एक व्यक्ति पर हो जाता था और उसका 4 लोगों का परिवार माना जाता था। 72 गज मोटे कपड़े दिए जाते थे, उसी के हिसाब से उसका आकलन करके कहा जाता था कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत आता था, उसी के अनुसार वो वेतन तय किया जाता था। आज की स्थिति में आ गया है कि नहीं, आपको बेसिक मिनिमम वेजेस जो दी जाएगी वो इस आधार पर तय की जाएगी कि जिससे आपका गुजर बसर ठीक से हो सके, और ये इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आपका वेतन तय किया जाएगा। अब इसमें कई चीजें हो जाती हैं कि जैसे आप किस ढंग के वर्कर हैं, जैसे घर में मजदूर मेड सर्वेंट है काम करने वाली, वो उसको आप अनस्किल्ड है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, सक्षमता की कोई जरूरत नहीं है, वो कुशल मजदूर के अंतर्गत नहीं आती है। कोई किसी के घर छोटा मोटा काम करने वाला है, वो अनस्किल्ड वर्कर है। तो अब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो 3 कैटेगरी रखी गई है, उसी के अनुसार उनका तय किया गया है वेतन की स्किल्ड। अच्छा, स्किल्ड में भी, जो अनस्किल्ड में भी मैट्रिक, नॉन मैट्रिक और ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट है क्लर्क के रूप में काम करेगा, और जो नॉन मैट्रिक है वो इस ढंग के काम पर लगा रहेगा, और जो नॉन मैट्रिक है वो 8वीं पास, 7वीं पास, 6वीं पास जो है वो कुछ चीजों को देखेगा और वो काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ काम में, वो एक स्किल्ड वर्कर के रूप में आया। जैसे एक प्लम्बर हुआ, वो एक स्किल्ड वर्कर की तरफ से काम करेगा। ये इस ढंग से वेतन तय किया जाता है। हालांकि वेतन इतना ही हो सकता है कि आप इससे कम वेतन पर उस व्यक्ति को नहीं रख सकते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है कि उससे कम वेतन पर, चूंकि बेरोजगारी की समस्या है, इस नाते उससे कम वेतन पर। मैं आपको बताऊं, मैं जर्नलिस्ट जो वेज बोर्ड है, पत्रकारों का वेज बोर्ड है, उस वेज बोर्ड में मैं काम कर चुका हूँ, रह चुका हूँ। अब उसमें तय किया जाता है कि देखिए, एक पत्रकार जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में जब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट लागू किया गया था, तब उन्होंने संसद में भाषण दिया था कि एक पत्रकार एक की तुलना आप किसी क्लर्क से या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी नहीं कर सकते। कारण यह है कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट में पारंगत होता है और वही पढ़ा सकता है, लेकिन एक पत्रकार कभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करता है, कभी एक पुलिस के कप्तान से बात करता है, कभी किसी नेता से बात करता है, कभी और लोगों से बात करता है, कभी खेतिहर मजदूर से बात करता है। तो उसको हर विधा में पारंगत होना पड़ता है, या कम से कम उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। इस नाते उसका वेतन होना चाहिए। वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आया 1955 में, और उसी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में यह था कि वेज बोर्ड बनाए जाएंगे, वेज बोर्ड के अनुसार इनका वेतन तय किया जाए। लेकिन इसके बावजूद देखिए, सारे लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में वेज बोर्ड नहीं रहा। अब तो खैर कर दिया गया जो वेज बोर्ड बिल आए, लेकिन उससे पहले ये था कि अब वहां पर वेज बोर्ड नहीं था, और जितने कम वेतन पर हमको एक संवाददाता रखना है, हम लखनऊ में, हम 5,000, 20,000, 15,000 रुपया देंगे, आप वहाँ काम कर सकते हो तो करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो ये स्थिति आई थी कि एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, किसी भी कीमत पर इसको न होने दिया जाए। इसी नाते इसका मुख्य उद्देश्य था कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और इन्हीं वेजेस के एक्ट के कैसे वेजेस निर्धारित होगी उसके बारे में ही ये बता दिया गया। जी सर, किन प्रकार के कामगार जो हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? देखिए नेहा जी, इसमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट में ऐसे तो देखिए, आप डेफिनेशन के तौर पर जाएंगे और थोड़ा और फिलोसॉफिकल लेवल पर इस चीज को लेके जाएंगे, दार्शनिक स्तर पर, तो वेतन जैसे वेज बोर्ड हुआ, या वेतन मान तय करने वाला 6 वेज कमीशन आया, वो उसमें क्या होता है कि ये मान के चला जाता है कि इससे कम वेतन पर आपको नहीं रखा जाएगा। ये इसके खास तौर पर ये चीजें रखी जाएगी। और क्या रखा जाएगा कि इनमें न्यूनतम वेतन कैसे, इसकी परिभाषा कैसे तय होगी, उसके पीछे वही बता दिया गया कि ये इनके बीच में इनको रहना है, इस नाते ये इसका वेतन होगा और इसके आधार पर ये काम करेंगे। इस कामगार के इसमें कौन कौन कामगार आते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। जैसे घर में
झाड़ू पोछा का काम करने वाली जो मेड काम करती है वो जी। अनस्किल्ड हो सकती है। सेमी स्किल्ड में जो काम करने वाले हैं, जैसे दुकानों पर काम करने वाले जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वहाँ फ्लोर मैनेजमेंट में काम करने वाली लड़कियां हैं, उनको आप सेमी स्किल्ड में कर सकते हैं। और जो स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं, जैसे प्लम्बर हुआ, जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, जैसे मेसन हुआ, ये सबको आप स्किल्ड वर्कर में कर सकते हैं। ये इनको इस चीज से सुरक्षित है। अब बाकी अब आप देख लीजिए कि वो तो हो गया जो जिनके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, वो ITI करके आए हैं तो वो इलेक्ट्रीशियन बन गए हैं। और नहीं तो आप क्या करेंगे कि मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास लड़के को ये काम दे दीजिए, और मैट्रिक पास नहीं एक ग्रेजुएट है तो उसके लिए उसको ये दे दीजिए। और उसमें भी उसकी सैलरी तय होती है। जो सेमी अनस्किल्ड होगा उसकी सैलरी एक होगी, जो सेमी स्किल्ड होगा दूसरी होगी। स्किल्ड वर्कर की सैलरी और अधिक होगी, और जो मैट्रिक होगा उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी, और जो ग्रेजुएट होगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी। ये तो रखा गया है वेतनमान तय करने के बीच के लिए कि ये स्थिति रहेगी। इसके आधार पर इसी नाते ये 3 कैटेगरी में खास रखी गई। जी, ठीक है। सर, ये तो आपने बता दिया कि किन तरह के कामगार जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। बताइए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका इस अधिनियम में क्या है? राज्य सरकार की भूमिका बहुत अधिक है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका अधिक है। अगर मान लीजिए वेतन जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है और सरकार उसको ठीक ढंग से लागू ही नहीं कराएगी तो क्या करेगी? अब कहीं कहीं जैसे आप देख रहे होंगे आजकल एक शब्द चला मनरेगा का। मनरेगा में काम करने के लिए कि आपको 100 दिन के गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गांव में, लेकिन उसमें काम करने वाले कहाँ काम करेंगे? मेड़ बांधने के काम में लग जाएंगे, नाली ठीक करने के काम में लग जाएंगे, या जहाँ पानी का जमा होता है उसको खत्म करने के लिए लगेंगे। 100 दिन का एक मनरेगा का स्कीम, ये गांधी स्कीम कहते हैं कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो लागू है, हर जगह पर लागू है। उसको तो लागू किया जा चुका है, और यहाँ पर तमाम जगहों पर ये वर्कर्स को भी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उनके यहाँ के वेतन जो है वो थोड़ा और कम कर दिया गया है, और ये इसके नाते उनको कहा गया है कि 100 दिन का तो आपको गारंटी मिलेगी। लेकिन 100 दिन के गारंटी में आजकल उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार चल पड़ा है। ये एक स्थिति आ गई है। अब सरकार, राज्य सरकार का क्या दायित्व है? राज्य सरकार अगर ठीक ढंग से लागू नहीं करा पाती है तो वो उसकी विफलता है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि आजकल भी दुकानों में और जगहों पर काम करने वाले सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू आने वाले जो गार्ड हैं, उनकी सैलरी 7,000 या 8,000 रुपए होती है, और उनसे 12 घंटे काम लिया जाता है। तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक तरह का शोषण हुआ। ये ऐसी स्थिति आ गई कि इनको रोकना नहीं है। तो इसको न रोक पाने में ये सरकार की विफलता परिलक्षित होती है। सरकार इसी नाते कहते हैं ना कि सरकार न केवल कानून बनाए बताने के लिए, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट का किस ढंग से अनुपालन ठीक करे, ये भी उसका दायित्व होता है। यही सरकार की भूमिका खास है। जी, ठीक है। सर, ये बताइए कि न्यूनतम वेतन की दरें कितने प्रकार की होती है? किस तरह से ये डिसाइड होता है? कितने प्रकार की दरें होती है? देखिए, न्यूनतम वेतन की अभी की स्थिति है कि 6 दरें होती हैं। तो मैंने बताया ना कि सबसे जो आप रखेंगे मनरेगा के बाद आने के बाद तो 7 तरह की दरें हो गई हैं। लेकिन हर राज्य जो है अपनी एक कमेटी गठित करती है। वो कमेटी निर्णय देती है और वो एक रिकमेंडेशन देती है कि इतना वेतन किया जाना चाहिए। इतना वेतन मान लीजिए 5,000 7,000 रुपए या 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ किराए के मकान में रह सकते हैं। 4 या 5 वर्कर मिलकर के एक साथ किराए के मकान में रहते हैं, तो वो तो किस ढंग का जीवन होगा उनका? न वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, न अपने पत्नी का भी ध्यान रख सकते हैं, न अपने माँ बाप का ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक तरह का शोषण की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे क्या कि आपको 6 तरह के वेतन होते हैं। अब उसमें यह कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उसका इतना वेतन होना चाहिए। अगर वो एक नहीं तो 2 मिलकर के एक कमरा ले सकें, उसमें वो खाना बना सकें और खाना बना करने के बाद रह सकें, पानी की भी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ा पैसा वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए दे सकें, और थोड़ा पैसा वो अपने माँ बाप के लिए भी दे सकें, जिससे वो उनका निर्वहन हो।
ये तो ये हो गया। तो उससे थोड़ा अच्छा उनके क्वालिफिकेशन हो गई है, वो कुछ जानकारी ले लिए हैं, तो सेमी स्किल्ड वर्कर आएंगे, उनको थोड़ा पैसा और ज्यादा दे दिया जाएगा, और स्किल्ड वर्कर होंगे तो उनका पैसा और अधिक होगा। लेकिन आज भी दिल्ली जैसे शहर में आपको बताएं कि जो सबसे ज्यादा वेतन मिलता है स्किल्ड वर्कर को और ग्रेजुएट है, वो उसका भी 21,000 रुपए से कम ही का वेतन है। ये स्थिति है। हालांकि हम लोगों ने कई बार इस चीज को डिमांड किया है कि नहीं, ये वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इतने वेतन पर ना तो उनको मकान का किराया मिल सकता है, ना उनके घर में बिजली ठीक से वो बिल दे सकते हैं, ना वो पानी का बिल दे सकते हैं, ना उनकी चिकित्सा की ठीक से व्यवस्था हो सकती है। चिकित्सा की व्यवस्था सरकार पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर जो हैं, उनके घरों की स्त्रियों के किस ढंग की स्थिति होती है, न उनके लिए ठीक से शौचालय बने हुए होते हैं। इन सब की व्यवस्था ठीक से कराई जाए, तब जाकर के मजदूरों का दशा में कोई सुधार हो सकता है। अगर मजदूरों की दशा में सुधार नहीं हो पाता है तो यह आप समझ लीजिए कि समाज पर परिलक्षित होता है, समाज का लक्षण आता है कि वह समाज अच्छा नहीं माना जाता है। इस नाते सबसे जरूरी चीज है कि बच्चों मजदूरों की जीवन स्तर पर ध्यान रखें। ये बताइए कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत भत्ते भी शामिल होते हैं, अलाउंसेस शामिल होते हैं क्या इसके अंदर? जी हाँ, इस वेतन के तहत भत्ते, और भत्ते ऐसा है कि हर साल में 2 बार भत्ते किए जाते हैं, और वो इसमें शामिल किया जाता है उनको, ये रखा जाता है कि कितना भत्ता उनको दिया जा रहा है। ये भत्ते की दर होती है, वो निश्चित तौर पर सरकार द्वारा तय की जाती है, और वो हर साल 2 बार तय किए जाते हैं। इस नाते भत्ता भी इस वेतन का हिस्सा है। जो वेतन मिलता है उसमें भत्ते भी जोड़े जाते हैं। जी ठीक है। ये बताइए कि क्या बोनस और इंसेंटिव न्यूनतम वेतन से जोड़े जाते हैं, इसमें जोड़े जाते हैं? नहीं, इंसेंटिव बोनस स्टैट्यूटरी राइट है, माने वह प्रावधान ऐसा है कि जो कानून विधि सम्मत है उसको सरकार ने बोनस एक्ट बनाया है। बोनस एक्ट में इंसेंटिव को, अगर मान लीजिए कोई काम किसी ने किया है तो उसका वेतन का वो पार्ट नहीं हुआ कि मैं मान लीजिए आप 15,000 रुपए मुझे वेतन दे रहे हैं और तो बोनस देंगे, नहीं। अब बोनस जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, संवैधानिक अधिकार मेरा है कि मेरा वेतन आपको 8.33% काटना पड़ेगा, और उतना ही वेतन जितना हम से आप काट रहे हैं उतना ही आपको मिला करके जमा करना पड़ेगा। बाद में जब हम हमारी नौकरी में से हम हट जाएंगे या हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा वेतन को मिलेगा। अभी 1995 के बाद एक थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। 1995 के बाद ऐसा है कि 8.33% बोनस तो होता ही है, 3.67 3.67% जो वेतन आपका और बढ़ा करके लिया जाता है, वो उसको कहते हैं एनपीएस, वो न्यू पेंशन स्कीम, पीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम मिलती है। वो आपका पीएफ जो बोनस करता है वो उसमें आपका लिंक कर दिया जाता है बोनस से, तो आपके रिटायरमेंट के बाद वो उतने हिस्से का आपको पेंशन मिलती है। क्योंकि अब नई पेंशन वो सरकारी, तो आप कर्मचारी में नहीं रहते हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी में मान लीजिए रहते हैं तो भी उनके कई बार पेंशन को कह देते हैं कि नहीं हम पेंशन नहीं देंगे, तो उसको पीएफ लिंक पेंशन स्कीम 1995 जो पार्लियामेंट से पास है उसमें दिया जाता है। तो इसी नाते कहते हैं ना कि आपका ये पार्ट नहीं है, मिनिमम वेजेस एक्ट का पार्ट नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल नहीं होता है। आपको कितना इंसेंटिव और बोनस दिया जाता है वो एक सेपरेट चीज है। जी ठीक है। सर, न्यूनतम वेतन अधिनियम में ओवर टाइम का क्या प्रावधान रहता है? ओवर टाइम का प्रावधान है। ओवर टाइम का देखिए, इसी नाते तो मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है कि आप हमको बेकार मजदूर की तरह से 8 बजे सुबह बुला करके और 10 बजे रात में छोड़िए, तो मिनिमम वेजेस एक्ट तो इसी नाते कहा गया कि आपको हमको एक निश्चित एवराज मिल जाए, और हमको इस तरह से न खटाया जाए कि जैसे हम 8 बजे से काम करना शुरू किए और 10 बजे रात में छोड़ दिया जाए। ओवर टाइम का मतलब होता है मिनिमम वेजेस एक्ट में आप देखेंगे कि उनके काम करने के घंटे जो हैं 8 हैं। जैसे कोई पत्रकार होगा तो पत्रकार के काम करने के घंटे 6 हैं। 6 घंटे से ज्यादा आप उससे नहीं काम ले सकते हैं। 6 घंटे के बाद अगर आप उससे काम ले रहे हैं तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। हालांकि ये कहाँ लागू होता कहाँ नहीं लागू होता
ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कितनी आपकी ताकत है, कितनी नहीं ताकत है, क्योंकि मालिक तो हर जगह एक्सप्लॉयटेशन करता है, ये तो है ही बात। तो इस नाते ओवर टाइम आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, 48 आवर्स एक 6 डेज में, 7 दिन का नहीं, वो 6 दिन का हफ्ता होता है। आपको 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। अगर आप 48 घंटे से ज्यादा काम लेते हैं तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, और ओवर टाइम की दरें जो हैं वो सरकार नियत करती है कि कितना ओवर टाइम इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है। सर ये बताइए कि अगर कोई नियोक्ता निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देता है तो क्या दंड का प्रावधान है कानून में? निश्चित है। उसका आप बताइए, उस कानून का ही क्या मतलब है जिसमें अगर दंड का प्रावधान ना हो। लेकिन है, अब या तो कई ऐसी स्थिति, मैंने आपसे खुद ही पहले ही कहा कि तमाम लेबर ऑफिस जो है इस देश का, लेबर ऑफिस में इतने करप्ट लोग, इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं कि वो मालिकों से पैसा लेकर के वो कानून को लागू ही देते हैं। लेकिन अगर देखिए, पहले तो ये था कि 500 रुपए उसको दंड दिया जाता था, लेकिन आजकल दिल्ली में हो गया है कि 50,000 रुपए जुर्माना दिए जाएंगे अगर किसी ने मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लागू किया है तो। वो उसके नियोक्ता को 50,000 रुपए दंड देने पड़ेंगे और 3 महीने की सजा होगी उसकी। अभी की स्थिति आ गई है कि एक बार से अधिक उसने इस चीज का किया है, उसका वायलेशन किया है मिनिमम वेजेस एक्ट का, तो उसको 1 लाख रुपए और फिर उसको 3 महीने की सजा भी भुगतना पड़ेगा, या तो एक को या तो दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। ये तो कानून है। कानून का अगर भय नहीं रहेगा, कानून का अगर डर नहीं रहेगा, तो उस कानून का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने कानून बना दिया और कानून बनाने के बाद नियोक्ता को पूरी छूट दे दी कि जैसे चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन करता चला जाए, वो दोहन करता जाए, उनका शोषण करता जाए, तो उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस नाते इस कानून का परिपालन कराने के लिए सरकार को दंड का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।